नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 50+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी में यहाँ BD 103 है क्योंकि वहाँ पर वार्षिक एग्जाम है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेमेस्टर वाइज है, इसलिए सेकंड सेमेस्टर में या BD 201 कहा जाता है, ठीक है। और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 103 है, इस पेपर का नाम है, ठीक है। तो यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ओमार अर्थात ऑब्जेक्टिव बेस पर प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी आधारित प्रश्न पेपर होगा, ठीक है। अर्थात ओमार बेस एग्जाम होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है, तो आप लोग परिचित में जो भी बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से BEd कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस सेट भी महत्वपूर्ण है। सेकंड ईयर के हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के हल कर रहे हैं, फिर से एग्जाम जैसे उनके आ जाएंगे नज़दीक हल करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे PDF में आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? A थर्स्टन ने, B फेस्टिंगर ने, C लिकर्ट ने, D बोगार्ट्स ने। तो सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? सही जवाब हो जाएगा इसका D बोगार्ट्स ने। अगला प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका ... है। A मूल्य, B आदत, C व्यक्तित्व, D मानदंड। सही जवाब हो जाएगा C व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। A व्यक्ति इतिहास, B क्रम निर्धारण मापनी, C रोसार परीक्षण, D शब्द साहचर्य परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका A व्यक्ति इतिहास। अगला प्रश्न है, भग्नाशा एवं सामाजिक द्वंद्व के कारण हैं। A जैविकी एवं भौतिक कारण, B संवेगात्मक कारक, C सामाजिक कारक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D सभी, जैविकी एवं भौतिक कारक, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक तीनों। अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। A प्रक्षेपी विधियों द्वारा, B अवलोकन विधि द्वारा, C साक्षात्कार विधि द्वारा, D आत्मकथा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 5 का A प्रक्षेपी विधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है। A सामाजिक, B तनाव मुक्त, C AB दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C सामाजिक और तनाव मुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का C, इसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।
अगला प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी शून्यमुखी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है? ए वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, बी वह पाठशागामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, सी एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, डी उपयुक्त सभी। तो अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला बालक। अंतर्मुखी शांत रहता है, ऐसे याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, क्रेमचर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं? ए क्रोधी, बी तटस्थ, सी प्रसन्नचित्त, डी चिंतित। सही जवाब हो जाएगा सी चिंतित। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, क्रेमचर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने रोगियों के अवलोकन के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन से? गोलकाय प्रकार, क्रिसकाय अर्थात दुर्बल, सुडोलकाय, डिफ्लेक्सिक प्रकार। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता को एक ... सामाजिक संरचना माना जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी गतिक, डी स्थानिक। सही जवाब हो जाएगा सी गतिक। अगला प्रश्न है, छात्र के असमान व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? ए अंतर्दर्शन प्रणाली, बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली, सी सामाजिक प्रणाली, डी विकासात्मक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है? ए हिंसा से, बी दबाव से, सी थकान से, डी अजनबियों से। सही जवाब हो जाएगा बी दबाव से। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा बी दबाव से। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ए प्रक्षेपी, बी अर्ध प्रक्षेपी, सी अप्रक्षेपी, डी व्यक्तिनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ जो है अर्ध प्रक्षेपी के अंतर्गत ही आता है। तो जब दिया हुआ है मेन चीज तो हम लोग इसी में चलेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? ए परिपक्वता एवं आयु, बी अध्यापन, सी संचार, डी समवयस्क समूह। सही जवाब हो जाएगा ए परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है? ए नाम मात्र की, बी महत्वपूर्ण, सी अपूर्वानुमेय, डी आकर्षक। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी लेविन एवं फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, अल्पोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति प्रायः सभी व्यक्तियों में नहीं होती? एक केंद्रीय प्रवृत्ति, बी गौण प्रवृत्ति, सी कॉर्डिनल प्रवृत्ति, डी अपरा प्रवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी कॉर्डिनल प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण अगर नहीं शब्द आ जाए तो। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार महात्मा गांधी की कॉर्डिनल प्रवृत्ति क्या होगी? ए संघर्ष करना, बी सत्य व अहिंसा, सी हरिजन सेवा, डी संस्कृत संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी सत्य व अहिंसा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए क्रिम्सर, बी आलपोर्ट, सी आइजैक, डी कार्ल रोजर्स। सही जवाब हो जाएगा डी कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? ए काम प्रसूति काल, बी लैंगिक काल, सी गुदी काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए काम प्रसूति काल। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है? ए सामाजिक प्रभाव, बी भाविक दशा, सी सांस्कृतिक प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ए सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन का ऐसा भाग जिसमें वे सभी संवेदनाएं एवं अनुभूतियां होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से है, क्या कहलाता है? ए चेतन मन, बी अर्धचेतन मन, सी अचेतन मन, डी विस्तारित मन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए चेतन मन। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? ए वाटसन, बी विलियम वुंट, सी वाइगोस्की, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा इसका डी फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। हम लोग देख चुके हैं इसको। आई क्यू बराबर क्या होता है? MA अपान CA इंटू 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु या शारीरिक आयु। इसका आप मान रख दीजिए। आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? MA अर्थात मानसिक आयु कितना है? 15 वर्ष। वास्तविक आयु कितना है? 12 वर्ष। इंटू 100 कर दीजिए। आप इसे 3 से काट दीजिए, 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। 4 से 100 काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो बचा अब कितना हो जाएगा? 5 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए। ठीक है, आप लोग हल करना सीखिए, प्रश्न आएगा यहाँ से। बाकी बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, 15/12 इंटू 100 कर दिए, काट दिए। 5/4 इंटू 100, 4 से भाग देंगे 100 में 25 आ जाएगा। 5 इंटू 25 इक्वल टू 125 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध कितने से अधिक होती है? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहा है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली। बाकी आप लोग देख भी चुके हो। 25 से कम होती तो महामूर्ख या जड़, इडियट जिसे बोलते हैं। 25 से 75 मूढ़, 50 से 75 मूर्ख, 75 से 90 ये अल्प बुद्धि रहेगा, सीमा प्रमाण के बॉर्डर पे है। 90 से 110 औसत रहेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रतिभाशाली दो महत्वपूर्ण है। 110 से 120 अति सामान्य या औसत से अधिक। 120 से 140 बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला। 140 से 140 प्लस क्या आता है? प्रतिभाशाली। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। 120 बुद्धि लब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आता है? ए श्रेष्ठ, बी पिछड़ा, सी प्रतिभाशाली, डी मंद बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्रेष्ठ में आएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? ए औसत, बी औसत से कम, सी औसत से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, पिछड़े बालक की बात कर रहा है। औसत कितना होता है? करीब 90 या फिर 91 से 110। तो औसत के आसपास नहीं होता है, करीब 80 से कम या फिर 70 के आसपास होते हैं पिछड़े बालक। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा डी इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। बालक की बुद्धि लब्ध 60 से कम, कहीं 70 मिल जाएगा, कहीं 80 मिल जाएगा। ठीक है, उसे पिछड़े बालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध सर्वाधिक होती है? ए 55, बी 89, सी 85, डी 95। सही जवाब हो जाएगा बी 89। अगला प्रश्न है, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा के नीचे की
कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, साइरिल बर्ट। अगला प्रश्न है, जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। देख लीजिए, कहीं दिया था यहाँ पर, ठीक है। यह कथन किसका है? मैंने पहले कहा कहीं 80 दिया है, कहीं 60, कहीं 70, जो भी रहेगा आप लोग देख लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 32 का ए। क्रो एंड क्रो ने कहा जिस बालक की बुद्धि उपलब्धि 85 से कम है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? द कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बर्ट। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है या लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, हिलगार्ड तथा एटकिंसन। अगला प्रश्न है, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। यह कथन है। ए न्यूमेयर का, बी होली का, सी क्लासमेयर व गुडविन का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी होली का है। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? समूह कारक की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, डी थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है, थर्स्टन किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, शिकागो। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? ए एक योग्यता का दोदक, बी 2 योग्यताओं का दोदक, सी 3 योग्यताओं का दोदक, डी 4 योग्यताओं का दोदक। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, सामूहिक। ध्यान रखना, 3, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और चौथे में सामूहिक योग्यताओं का दोदक। 38 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ए संगसत्तात्मक सिद्धांत, बी प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, सी बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत क्यों कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, बहुमानसिक योग्यता के कारण। थर्स्टन ने समूह कारक में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की समस्या बताई है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 7। अगला ध्यान रखना, थर्स्टन ने निम्नलिखित 7 प्राथमिक कारक दिए हैं। जैसे पहला संख्या कारक, इसे यन से कहते हैं, तेजी से और सटीक संख्यात्मक गणना की क्षमता को संदर्भित करता है। दूसरा है मौखिक कारक, वी मौखिक कारक की क्षमता को संदर्भित करता है। तीसरा है स्पेस कारक, इसे एस से डिनोट करते हैं, खाली स्थान में काल्पनिक वस्तुओं के परिचालन की आवश्यकता वाले एक कार्य में शामिल है। चौथा है स्मरण शक्ति, एम से जल्दी याद करने की क्षमता शामिल है। शब्द प्रवाह, पांचवा डब्ल्यू तेज दर पर अलग अलग शब्दों के बारे में सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। छठा है तर्क, इसे आर से इंडिकेट करते हैं, एक नियम या सिद्धांत को एक श्रृंखला या अक्षरों के समूह में शामिल करने की खोज करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सातवां है उदाहरणात्मक गति, इसे पी से डिनोट करते हैं, दृश्य विवरण को तेजी से नोट करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धिमापन के लिए बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जिसे कहते हैं ए प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, बी प्रधान मानसिक योग्यता क्षमताओं का परीक्षण, सी PMA टेस्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत में सभी प्राथमिक मानसिक क्षमता एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है? ए स्वतंत्र, बी परतंत्र, सी स्वतंत्र व परतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट PMAT नामक पुस्तक किसने लिखी? ए बी ने, बी स्पीयरमैन, थी थॉर्नडाइक, डी थर्स्टन ने। सही जवाब हो जाएगा इसका डी थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है? ए जी कारक, बी एस कारक, सी जी एवं एस कारक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए जी कारक। अगला प्रश्न है, थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी 1937। अलग मॉडल में 1938 दिया, जो गलत है, आप बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। थर्स्टन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थर्स्टन जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा इसका डी अमेरिका। लगभग 52 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज कम बन पाया है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? ए तार्किक गणितीय बुद्धि, बी प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट डॉट से प्रभावित है। ए नैतिक विकास का सिद्धांत, बी बहुबुद्धि सिद्धांत, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा इसका बी बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए शल्य चिकित्सक, बी कवि, सी वाचक, डी राजनीतिक नेता की। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए शल्य चिकित्सक। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है? ए शिक्षार्थियों में अंतर अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, डी प्रत्येक व्यक्ति का विलक्षण योग्यताओं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? ए अंतःव्यक्तित्व, बी भाषिक, सी गतिक, डी अंतरावैयक्तिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी गतिक। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? सी इसका सही जवाब हो जाएगा गतिक। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, पूछ सकता है। तो दोस्तों आज 52 प्रश्न ही हम लोग हल करेंगे, प्रश्न थोड़ा कम बन पाया था। अब जो अगला टेस्ट रहेगा हम लोगों का पेपर 201, आप लोगों को एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर में है पेपर 201, और यही आगरा यूनिवर्सिटी में देखोगे तो BD 103 रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड सेकेंड ईयर का हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा फिर हल करेंगे, लेकिन जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं उनका एग्जाम ध्यान रखना ओमार बेस पे होगा। BD 103 के लिए इस टेस्ट को हल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो दोस्त हों आगरा यूनिवर्सिटी में उन्हें बता दीजिएगा। हम लोग जो कल हल करेंगे यूनिट 4 का शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, बुक पढ़िए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए। प्रैक्टिस सेट हल करने का मेन उद्देश्य रहता है कि आप लोग अपने आप को देख सकें, कि आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकें कितना तैयार है। नहीं तैयार है तो दोबारा आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि कोई भी एग्जाम सबसे अच्छा अंक प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य रहता है,
आप बार बार सिलेबस के अनुसार पढ़ें और टेस्ट दें। ध्यान रखना ये फुल प्रैक्टिस सेट 5 था, जो अगला हम लोग हल करेंगे कल 6 और यूनिट 4। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूनिट 4। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ भी बच्चों को जो भी मिलेंगे बाद में आप बताते रहिएगा। अभी अगर आप एडमिट कार्ड या जो भी करने जाते हैं कॉलेज, तो कोशिश कीजिए सभी लोगों को बताइए। एक चीज़ हमसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग जम के पढ़ाई करें, समय बहुत कम बचा हुआ है। आपके जो भी जूनियर आएंगे, फिर जो भी आपके हैं परिचित में बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, उन्हें भी बताइए कि उनका पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ओमार बेस होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।